कौन से नंबर की थी सर? ये नंबर क्यों याद रखना होता है? 5 6 हो गए भैया। 7th वाली देख लेते हैं, किसी एक को 7th नंबर दे देते हैं। प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूल। तो अभी तक क्या हुआ? जहां पर भी प्रायोरिटी की जरूरत पड़ी तो मैंने किस बेसिस पे प्रायोरिटी देखी? प्रायोरिटी को असाइन करने का तरीका कुछ और था। शॉर्टेज ऑफ बर्स्ट में मैंने प्रायोरिटी को डिफाइन किया ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में मैंने प्रायोरिटी को डिफाइन किया ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम। ठीक है। इन द केस ऑफ लॉन्गेस्ट बर्स्ट टाइम मैंने प्रायोरिटी को डिफाइन किया on the basis of longest burst time. Similarly, longest remaining time first में priority define हुई longest remaining time first के basis पे, और highest response ratio next वाली जो scheduling algorithm थी उसके अंदर priority define की गई, priority for the scheduling define की गई on the basis of highest response ratio. But this time we will represent the priority of the process explicitly. इसका मतलब operating system itself will assign a priority to the process. Operating system कौन assign करता है priority will be assigned by the operating system at the time of creation of the process कि ये किस क्लास को belong करती है, आपकी प्रोसेस किस क्लास को belong करती है, उसके बेसिस पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसेस को प्रायोरिटी असाइन करेगा। और शेड्यूलिंग का जो टास्क है दैट विल बी परफॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, दैट इज जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी उस प्रोसेस को सबसे पहले शेड्यूल किया जाएगा। क्लियर? ओके, तो देखना, बात समझना। अभी तक क्या था, जब भी मैंने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व देखा तो उसको इंप्लीमेंट करना पॉसिबल था। क्यों पॉसिबल था? सीधे सीधे पॉसिबल था क्योंकि कौन सी प्रोसेस किस टाइम पे अराइव हो रही है ये तो मुझे ऑलरेडी पता है ना। सो आई एक्चुअली नो द क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच वी नीड टू परफॉर्म द शेड्यूलिंग, ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच वी नीड टू एग्जीक्यूट द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। लेकिन शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एंड हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट, इन पांचों ही एल्गोरिदम में मुझको बर्स्ट टाइम की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं बर्स्ट टाइम कहां से आएगा? बर्स्ट टाइम विल बी एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो किसी ना किसी बेसिस पे अप्रोक्सीमेट की जाएगी। ठीक है, द एग्जैक्ट बर्स्ट टाइम ऑफ द प्रोसेसेस कैन नॉट बी नोन इन एडवांस। तो ये जो 5 शेड्यूलिंग एल्गोरिदम मैंने देखी हैं, कौन कौन सी? एसजेएफ, एसआरटीएफ, एलजेएफ, एलआरटीएफ एंड हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट, ये पांचों ही एक्चुअल में जब तक आपके पास कोई तरीका नहीं हो कि आप बर्स्ट टाइम को अप्रोक्सीमेट कर पाओ, इन पांचों को इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। गॉट इट? इतना समझ में आता है? चलो अब देखते हैं प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग। इसका मतलब यहां पर जो क्राइटेरिया होगा वो क्या होगा? द प्रोसेस विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी विल बी शेड्यूल्ड फर्स्ट। If somebody asked me for the mode of priority scheduling, so priority scheduling में there is no by default mode. In priority scheduling there is no by default mode. इसका मतलब जैसा मैंने बोला था ना, अगर शॉर्टेज जॉब फर्स्ट लिखा है तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि सर शॉर्टेज जॉब फर्स्ट लिखा हुआ है इसलिए इसका मतलब ये कैसी शेड्यूलिंग होगी? शॉर्टेज जॉब फर्स्ट है, इसका मतलब अगर कुछ भी लिखा नहीं है तो ये नॉन प्रीएम्प्टिव होगी। लेकिन प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में ऐसा नहीं होगा। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में हमेशा ये एक्सप्लिसिटली लिखा होना चाहिए। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में, थैंक यू शिवम,
प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में हमेशा ये ऑलरेडी लिखा होना चाहिए कि आपको आपका जो मोड ऑफ एग्जीक्यूशन है वो प्रिएम्प्टिव होगा या नॉन प्रिएम्प्टिव होगा। क्लियर? ठीक है। सो both modes are possible. Non-preemptive as well as preemptive. तो क्वेश्चन में ये एक्सप्लिसिटली गिवन होना चाहिए, क्वेश्चन में ये एक्सप्लिसिटली गिवन होना चाहिए कि आपके जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है वो कैसी होने वाली है, वो प्रिएम्प्टिव होगी या नॉन प्रिएम्प्टिव होगी। चलो, गिवन द अंडरस्टैंडिंग जो आपके दिमाग में अभी तक आ गई है, गिवन द अंडरस्टैंडिंग, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग में स्टारवेशन हो सकता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग में स्टारवेशन हो सकता है, देन आप लोग क्या जवाब दो? कनिष्ठ अग्रवाल, नया नाम। यस, ऑब्वियसली हो सकता है। अगर मेरे पास बहुत सारी प्रोसेसेस हैं और अगर एक कोई प्रोसेस है जिसकी प्रायोरिटी लो है, अगर कोई प्रोसेस है जिसकी प्रायोरिटी लो है और डायनेमिक सिचुएशन है, अगर प्रोसेसेस विद द हायर प्रायोरिटी कीप्स कमिंग, अगर एक ऑलरेडी प्रोसेस एग्जिस्ट करती है जिसकी प्रायोरिटी लो है, एक प्रोसेस है जिसकी प्रायोरिटी लो है और सिस्टम में अगर उससे हायर प्रायोरिटी की प्रोसेसेस कंटिन्यूअसली आती रहें तो उस प्रोसेस को कभी एग्जीक्यूट करने का मौका ही ना मिले, ऐसा हो सकता है। समझ गए ना बात को? ठीक है। दी वन विच हैव लोएस्ट प्रायोरिटी मे स्टार, है ना कनिष्ठ? विल स्टार इज नॉट अ गुड स्टेटमेंट बिकॉज यू आर सेइंग द प्रोसेस विल डेफिनेटली स्टार, नॉट नेसेसरी। ठीक है। जिस प्रोसेस, अगर आपकी हायर प्रायोरिटी की प्रोसेसेस आती रहें तो अल्टीमेटली उसको एक बहुत ही लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए वेटिंग में जाना पड़ सकता है। सो जस्ट नोट डाउन। ये तो हमने बता दिया कि प्रायोरिटी के बेसिस पे शेड्यूलिंग होगी। नाउ नेक्स्ट, प्रायोरिटी may be static or dynamic. What do I mean by static priority and what do I mean by dynamic priority? So when I say static priority means once the priority has been assigned to a process, once the priority is assigned to a process, that priority value will remain fixed. That priority value is not going to change with time. समझ गए बात को, है ना? So static मतलब priority of a process तो अगर प्रायोरिटी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब एक बार आपने जिसको एक लो प्रायोरिटी दे दी, अगर आपने किसी प्रोसेस को एक बार लो प्रायोरिटी दे दी तो फिर उसकी प्रायोरिटी हमेशा लो ही रहेगी। अगर उससे ज्यादा हायर प्रायोरिटी वाली प्रोसेस आती रहे तो फिर उसका स्टार्वेशन होगा। ठीक है। सो इट मे रिजल्ट इन स्टार्वेशन। हाँ या ना? आपकी प्रोसेस की प्रायोरिटी फिक्स है, अगर आपने एक बार किसी प्रोसेस को लो प्रायोरिटी दे दी तो उस प्रोसेस की प्रायोरिटी हमेशा लो ही रहेगी।
वो कभी भी चेंज नहीं होगी। सर क्यों प्रायोरिटी चेंज होगी? देखो कॉन्सेप्ट वही है, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डायनेमिक प्रायोरिटी इज इंक्लूडेड फॉर अवॉइडिंग द स्टारवेशन। अगर आपने एक प्रोसेस को लो प्रायोरिटी दे दी और वो बेचारी वेट करती रही, तो फिर उसका कभी एग्जीक्यूशन होगा ही नहीं, मतलब बहुत ज्यादा टाइम तक उसका कभी एग्जीक्यूशन होगा ही नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, अरे भैया हम कुछ नहीं बता सकते, ठीक है। लेकिन डायनेमिक प्रायोरिटी में क्या होगा, डायनेमिक प्रायोरिटी का मतलब यह है कि इनिशियली आपका प्रोसेस, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, इनिशियली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसेस को उनकी क्लास के बेसिस पर रिस्पेक्टिव प्रायोरिटी असाइन करेगा। इनिशियली आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है प्रोसेसेस को उनकी क्लासेस के बेसिस पे प्रायोरिटी असाइन करेगा कि आप किस टाइप की प्रोसेस हो, फोरग्राउंड प्रोसेस हो, बैकग्राउंड प्रोसेस हो, ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोसेस हो, किस टाइप की प्रोसेस हो, उसके बेसिस पे प्रोसेस को प्रायोरिटी असाइन होगी। और हमेशा ही प्रायोरिटी क्लास के बेसिस पे असाइन होती है प्रोसेसेस, ठीक है। बट लेट्स अज्यूम कि अगर एक कोई लो ऐसी क्लास की प्रोसेस जनरेट हो गई जिसकी प्रायोरिटी कम है, और बाद में अगर ऐसी क्लासेस की प्रोसेस जनरेट होती रही जिनकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो वो प्रोसेस जिसकी प्रायोरिटी कम है वो बेचारी वेट ही करती रहेगी, उसको सीपीयू मिलेगा ही, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि कॉन्सेप्ट को कर देते हैं डायनेमिक। इसका मतलब विथ टाइम द प्रायोरिटी ऑफ प्रोसेसेस विल इंक्रीज। कुछ टाइम क्वांटम रख दोगे कि हर 5 यूनिट टाइम पे मैं हर प्रोसेस की प्रायोरिटी को 1 से इंक्रीज कर दूंगा, हर 5 टाइम यूनिट पे मैं प्रोसेसेस की प्रायोरिटी को 1 से इंक्रीमेंट कर दूंगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ऐसा होते होते आपकी जो प्रोसेस है उसकी प्रायोरिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। समझ गए, है ना। डायनेमिक प्रायोरिटी क्या बोलता है, प्रायोरिटी ऑफ प्रोसेसेस may increase with time। प्रायोरिटी ऑफ प्रोसेसेस में इंक्रीज विथ टाइम, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपकी प्रोसेस की प्रायोरिटी इंक्रीज होना शुरू होगी। नाउ क्या होगा, दिस concept is used to avoid this concept is used to avoid starvation and priority based scheduling। क्या होगा, समझ रहे हो ना बात को। कहानी ये होगी कि थोड़े थोड़े टाइम के बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर वो बहुत ज्यादा वेट कर चुकी है, अगर कोई प्रोसेस बहुत ज्यादा वेट कर चुकी है, तो उसकी प्रायोरिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, फिर अल्टीमेटली वो प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन करके निकल लेगी, ठीक है। नाउ ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट है कि टाइम के साथ आप प्रोसेसेस की प्रायोरिटी को इंक्रीज कर रहे हो, तो टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है क्या हो रहा है, हमारी उम्र बढ़ रही है, हमारी एज बढ़ रही है, ठीक है। सो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ अवॉइडिंग द स्टार्वेशन फ्रॉम प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग इज नोन एज एजिंग। कि जैसे जैसे प्रोसेस की एज बढ़ेगी वैसे वैसे उनकी प्रायोरिटी बढ़ेगी और वो अपना एग्जीक्यूशन करके निकल जाएंगी, वो बहुत ज्यादा टाइम के लिए वेट नहीं करेंगे। सो राइट दिस, जस्ट नोट डाउन this method of avoiding the starvation is called aging। क्लियर है भाई सबको, क्लियर है सबको ये चीज। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो।
क्या बोला मैंने, प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग में आपका जो प्रोसेसेस की शेड्यूलिंग होगी वो किस बेसिस पे होगी, वो प्रोसेस जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है उसको सबसे पहले शेड्यूल किया जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। नाउ सर whether this scheduling will be preemptive or no, or this scheduling algorithm is preemptive or non preemptive, बेटा ये दोनों ही टाइप की हो सकती है। प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग में there is no by default scheduling algorithm, it may be preemptive, it may be non preemptive। इसका मतलब क्वेश्चन में हमेशा एक्सप्लिसिटली लिखा होगा, क्वेश्चन में हमेशा एक्सप्लिसिटली लिखा होगा कि आपकी जो प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग है वो प्रिएम्प्टिव है या नॉन प्रिएम्प्टिव है। लेकिन मान लो कि हमारी किस्मत बहुत गंदी है और अगर ऐसा क्वेश्चन आ ही जाए जिसके अंदर प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग यूज हो रही है और वो ना बताए कि वो प्रिएम्प्टिव है या नॉन प्रिएम्प्टिव, तो बाय डिफॉल्ट हम नॉन प्रिएम्प्टिव लेके चले। माइंडेड, अगर क्वेश्चन आ ही जाए, पहली बात तो अव्वल तो ऐसा होगा नहीं, है ना, तो अगर ऐसा फिर भी अगर हो जाए तो आप हमेशा क्या कंसिडर करके चलोगे कि आपकी जो प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग है वो नॉन प्रिएम्प्टिव है अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन। जनरली वो हमेशा लिख करके देगा तो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, आप लोग सोचना सर मेरा कमेंट नहीं आ रहा है क्या, आकाश आ रहा है ना, बस लेकिन अभी यही कमेंट आया है आकाश, बस यही एक कमेंट आया है कि सर मेरा कमेंट नहीं आ रहा है क्या, इसके अलावा मुझे आपका और कोई कमेंट नहीं आया है ना आकाश, यही कमेंट आया है। इससे पहले ऋतिक का है 7-5 पे, इससे पहले 6:58 पे है, 6:57 पे है, उस बीच में इसका मतलब लास्ट 10 मिनट से आपका कोई और कमेंट नहीं है आकाश, आपका यही कमेंट है 10 मिनट्स में, सर मेरा कमेंट नहीं आ रहा क्या। तो ऐसा क्यों फील हुआ होगा आपको, इसलिए मैं थोड़ा सा कंसर्न हूँ। चलो अब बात समझने की कोशिश करना। सर अगर टाइम के साथ एक प्रोसेस की प्रायोरिटी बढ़ रही है, सुनो मैं पूछता हूँ कुछ, अगर टाइम के साथ एक प्रोसेस की प्रायोरिटी बढ़ रही है तो टाइम के साथ बाकी प्रोसेस की प्रायोरिटी भी बढ़ रही होगी। अगर टाइम के साथ एक प्रोसेस की प्रायोरिटी बढ़ रही है तो टाइम के साथ उससे ज्यादा प्रायोरिटी वाली जो प्रोसेस हैं उनकी प्रायोरिटी भी बढ़ रही होगी, है ना। तो फिर कैसे ऐसे, फिर ऐसे कैसे कैसे कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी एक दिन वो प्रोसेस जिसकी प्रायोरिटी लो थी उसकी प्रायोरिटी बाकी सारी एग्जिस्टिंग प्रोसेस की प्रायोरिटी से ज्यादा हो जाएगी। समझ में आया क्या बोला मैंने, अगर एक प्रोसेस की प्रायोरिटी बढ़ रही है तो बाकी सारी प्रोसेस की प्रायोरिटी भी बढ़ रही होगी। तो ऐसे कैसे आप बोल रहे हो कि एक दिन ऐसा आएगा कि एक ऐसी प्रोसेस जिसकी प्रायोरिटी कम थी उसकी प्रायोरिटी बाकी सारी प्रोसेस की प्रायोरिटी से ज्यादा हो जाएगी। समझे क्या पूछने की कोशिश कर रहा हूं। Anyone wants to answer this question? कोई भी, anyway, random, जिसको अच्छा लगे, give me a logic for that. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा, समझो मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर। प्रायोरिटी की जो स्टार्टिंग वैल्यू है, सुनना कहानी क्या है, एक्चुअल में पिक्चर कुछ ऐसी है कि प्रायोरिटी की जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो एक रेंज में होती है। इसका मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जब पहली बार प्रायोरिटी असाइन करेगा तो वो 0 to 15 व्हाटएवर, लेट्स अज्यूम दैट दिस इज द रेंज। पहली बार जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रायोरिटी असाइन करेगा तो वो इस रेंज में प्रायोरिटी असाइन करेगा, समझ गए। इसका मतलब जब भी कोई नई प्रोसेस क्रिएट होगी, जब भी कोई नई प्रोसेस क्रिएट होगी उसकी मैक्सिमम प्रायोरिटी 15 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। अगर लेट्स अज्यूम मैं ये मान के चल रहा हूं दैट हायर नंबर रिप्रेजेंट्स द हायर प्रायोरिटी, लेट्स अज्यूम दैट द हायर नंबर रिप्रेजेंट्स द हायर प्रायोरिटी, है ना। तो जब भी पहली बार कोई प्रोसेस क्रिएट होगी या फिर जब भी कोई प्रोसेस क्रिएट होगी, जब भी कोई प्रोसेस क्रिएट होगी तो उसकी प्रायोरिटी एक रेंज में होगी। लेट्स अज्यूम द रेंज इज 0 to 50। इसका मतलब किसी भी नई क्रिएट होने वाली प्रोसेस की प्रायोरिटी अब इस 15 से ज्यादा नहीं हो सकती, किसी भी नई क्रिएट होने वाली प्रोसेस की प्रायोरिटी इस 15 से ज्यादा नहीं हो सकती। अब लेट्स अज्यूम कि मैं आपसे बोलता हूं कि ये एक रेडी क्यू है, लेट्स अज्यूम ये एक रेडी क्यू है, इसके अंदर ये प्रोसेस PL है, दैट इज द प्रोसेस विद लो प्रायोरिटी, दिस इज अ प्रोसेस
विथ लो प्रायोरिटी, ठीक है। और लेट्स अज्यूम कि इस प्रोसेस की प्रायोरिटी है 5 और इसके अलावा कुछ और प्रोसेसेस हैं क्यू में जिनकी जो प्रायोरिटी है वो ग्रेटर देन 5 है, and this is the status of the queue. This is the status of the queue at the time t. समझ रहे हो बात को? This is the status of the queue at time t, है ना? What will happen? And let's assume, समझना, सिर्फ समझने के पर्पज से बोल रहा हूं, ज्यादा मत सोचा करो यार, आप लोग ज्यादा सोचते हो ना तो मुझको दिक्कत हो जाती है। Let's assume कि मैं मान के चल रहा हूं कि हर 3 टाइम यूनिट पे प्रायोरिटी जो होगी वो प्रायोरिटी +1 हो जाएगी। जो एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस वेट कर रही हैं, जो एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस हैं जो क्यू में वेट कर रही हैं, जो एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस हैं जो क्यू में वेट कर रही हैं, उन प्रोसेसेस की प्रायोरिटी लेट्स एज्यूम हर 3 टाइम यूनिट पर प्रायोरिटी +1 हो जाती है, आया ना? तो मुझे ये बताओ, अगर मैं इसी चीज को, यही जो प्रोसेसेस हैं, अगर इन्हीं प्रोसेसेस को एट ए टाइम t+30 देखूंगा, अगर मैं इन्हीं प्रोसेसेस को एट ए टाइम t+30 देखूंगा, तो ये जो प्रोसेसेस हैं इनकी प्रायोरिटी कितनी होगी? ये जो प्रोसेसेस हैं अगर मैं इनकी प्रायोरिटी को एट ए टाइम t+30 देखूंगा, क्या बोल रहा हूं, हर 3 टाइम यूनिट पे प्रोसेस की प्रायोरिटी 1 से इंक्रीज हो जा रही है ना? तो 30 टाइम यूनिट में इन प्रोसेसेस की प्रायोरिटी 10 से इंक्रीज हो गई होगी। इसका मतलब इसकी प्रायोरिटी हो जाएगी 10+5, इसकी प्रायोरिटी +10, इसकी प्रायोरिटी +10, इसकी प्रायोरिटी +10 एंड सो ऑन। आया ना? समझ में आता है? नाउ समझना, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्यू में, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्यू में देयर विल बी फाइनाइट नंबर ऑफ प्रोसेसेस। क्यू में प्रोसेस तो कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकती। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्यू के अंदर देयर विल बी फाइनाइट नंबर ऑफ प्रोसेसेस whose priority are greater than this process with lowest priority, whose priority are greater than the priority of this process with the lowest priority. अब इस टाइम t+30 के बाद, इस टाइम t+30 के बाद जितनी भी प्रोसेसेस आएंगी क्यू के अंदर, ये जो प्रोसेसेस हैं कमिंग आफ्टर t+30, समझने की बात है, लिखना नहीं है, This processes are coming after t+30। तो मैंने ऑलरेडी बोला है क्या, सीपीयू एक रेंज में प्रायोरिटी देगा, इसका मतलब इन प्रोसेसेस की प्रायोरिटी कभी भी 15 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये जो सारी प्रोसेसेस हैं इन सबकी प्रायोरिटी लेस देन 15 होगी, इन सबकी प्रायोरिटी लेस देन 15 होगी। तो इस टाइम t+30 के बाद जितनी भी प्रोसेसेस आए, उन आने वाली प्रोसेस की प्रायोरिटी अब इस पीएल की प्रोसेस की प्रायोरिटी, पीएल प्रोसेस की प्रायोरिटी से ज्यादा हो ही नहीं सकती। इसका मतलब इस टाइम t+30 पे मैं ये बोल सकता हूं that the day this many number of processes completes their execution, this process PL will get a chance to execute on CPU. Yes or no? हाँ या ना? इसका मतलब टाइम के साथ बढ़ रहा है लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम जो इनिशियल प्रायोरिटी असाइन कर रहा है वो फिक्स है। इसका मतलब एक टाइम पे इसकी प्रायोरिटी 15 से ज्यादा हो जाएगी, फिर इसके बाद जितनी भी नई प्रोसेस आ रही हैं वो इस एग्जिस्टिंग प्रोसेस को परेशान नहीं कर सकती। हाँ, क्लियर सबको? है ना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट? वैसे समझो, CP107 सर सीओए कंप्लीट करोगे क्या यूट्यूब पर? यार एक बात बताओ, CP107 एक बात बताओ, CP107 मैंने आप लोगों से जब वो चला था ना, तो एक तो क्या है ना, आप लोग टाइम के बड़े पाबंद हो। मैंने आपसे, अगर तुम मुझसे डिस्क्रीट का बोलते हो तो मैं ऑब्वियसली बोलता कि हाँ मैं करूंगा। अगर आप मुझसे बोलते कि सर डिस्क्रीट का क्या, तो मैं ऑब्वियसली बोलता कि हाँ डिस्क्रीट कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मैंने पूरे अपने सीओए के जो क्लास वाले लेक्चर थे वो प्रीमियर करवा दिए।
सीओए के जो क्लास वाले लेक्चर थे वो खुद पूरे के पूरे प्रीमियर करवा दिए। उसके अंदर एक चीज मिसिंग है, क्या? वर्कबुक या फिर क्वेश्चन। तो अगर मुझसे कहोगे कि सर इसके ऊपर कोई वीडियोस लोगे क्या, ऑब्वियसली यस। क्योंकि अगर आप लोग समझो, पहले तो CP107 बुरा मत मानना, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीजें, कहानी ये कि सिंसियरिटी, अगर कोई चीज हम फ्री में देते हैं ना, तो हम ये भी देखते हैं कि बच्चा उतना सिंसियर भी हो। हम लोगों ने एक टाइम पर उन चीजों को रन किया और हम लोग आपसे बार बार बोलते रहे, हम लोग आपसे बार बार बोलते रहे कि बेटा जा करके ये देख लो, ये चीज काम आएगी। तो अगर आपने उस पॉइंट ऑफ टाइम पर देखा है, अगर उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपने प्रॉपर नोट्स लिए हैं, क्योंकि वो लाइव वेब की क्लास थी, है ना, इसका मतलब there was sufficient time to take notes of each and everything whatever I was discussing in the class, क्योंकि वहां के लाइव वेब के बच्चे भी उससे नोट्स लेते थे। और अगर आपने वो नहीं किया है तो सॉरी, मैं सीओए पूरा का पूरा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पूरा कंप्लीट करोगे, नॉट गोइंग टू हैपन एटलीस्ट इन नियर 2-3 months। तो अगर आप उससे ज्यादा बात अगर कभी होता है तो ठीक है। अभी मैं ऑब्वियसली डिस्क्रीट स्टार्ट करूंगा, डिस्क्रीट के लिए बच्चे वेट कर रहे हैं, उसका मैंने कोई क्लास यूट्यूब पर नहीं दिया है, तो मैं उसको स्टार्ट करूंगा। सर इफ फिक्स्ड है तो स्टाफ नहीं होगा, बट फिक्स नहीं है तो मैं स्टाफ डायनेमिक। किशन कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हो, फिक्स है तो स्टाफ नहीं होगा, फिक्स नहीं है तो स्टाफ, क्या बात कर रहे हो? फिक्स है क्या? इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ, इसका मतलब फिक्स नहीं है। और क्या फिक्स है? अगर आप बोल रहे हो कि ये फिक्स है कि किस रेंज में प्रायोरिटी लेगा, ये तो ऑब्वियसली फिक्स है, ये तो ऑब्वियसली फिक्स्ड है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इनिशियली एक नंबर देता है कि आपकी प्रायोरिटी सिर्फ उसी रेंज में हो सकती है, उसके दाएं बाएं। समझ गए बात को भैया किशन? सर इफ, आप तो या तो फिर क्वेश्चन को क्लियरली कर नहीं रहो। ही इज सेइंग सर इफ फिक्स्ड है तो स्टार्व नहीं होगा, जबकि मैं तो बोल रहा हूं कि अगर प्रायोरिटी चेंज हो रही है तो स्टाफ नहीं होगा, और अगर प्रायोरिटी फिक्स है तो स्टाफ होगा। बट ये बोल रहा है सर इफ फिक्स्ड है तो स्टाफ नहीं होगा, बट फिक्स्ड नहीं है तो मैं स्टार। ओके, वही बोल रहा हूं ना, ओएस की रेंज। आप बोल रहे हो अगर ओएस की रेंज फिक्स नहीं है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, ओएस की रेंज फिक्स्ड है। अगर आप बोल रहे हो कि ओएस की रेंज, तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया दैट ऑपरेटिंग सिस्टम विल ऑलवेज असाइन द इनिशियल प्रायोरिटीज इन अ रेंज। ऑपरेटिंग सिस्टम विल ऑलवेज असाइन इनिशियल प्रायोरिटीज इन अ रेंज, कि वो एक नंबर होगा, उस नंबर से छोटी और उस नंबर से बड़ी प्रायोरिटी किसी भी न्यूली क्रिएटेड प्रोसेस को असाइन करेगा ही नहीं। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट। जो आप चीजों को इंटरनली समझने की कोशिश करोगे मजा आएगा, मजा एब्सोल्यूट होना चाहिए। ठीक है, चलो अब देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 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 खेलेंगे भैया, क्वेश्चन खेलेंगे। लेट्स सी। तो अब मुझको एक नई चीज भी चाहिए, प्रायोरिटी, क्योंकि प्रायोरिटी के बेसिस पे शेड्यूलिंग होगी। अभी तक प्रायोरिटी डिसाइड करने का काम बहुत सारे लोग थे जो कर रहे थे। कभी कभी अराइवल टाइम कर रहा था, कभी कभी शॉर्टेस्ट बस टाइम कर रहा था, कभी कभी शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम कर रहा था, कभी कभी लॉन्गेस्ट बस टाइम कर रहा था, कभी कभी लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम कर रहा था, और कभी कभी हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशो कर रहा था। लेकिन इस बार प्रायोरिटी भगवान तथास्तु करके भेजेगा कि यही प्रायोरिटी है, इसको हम नहीं बदलने वाले। ठीक है, सो लेट्स एज्यूम, देखो यहाँ पर दोनों चीजें हैं। यहाँ पर हमेशा एक याद रखना, क्वेश्चन के अंदर हमेशा लिखा होगा, क्वेश्चन के अंदर हमेशा लिखा होगा कि मैंने क्या बोला, रेंज है 0 to 15। मैंने बोल दिया, मान लो कि रेंज है 0 to 15, इट मे बी फ्रॉम 0 to 7 व्हाटसोएवर। लेकिन यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है? स्मॉलर नंबर में रिप्रेजेंट दी हायर प्रायोरिटी। ऐसा भी हो सकता है कि छोटा नंबर छोटी प्रायोरिटी को रिप्रेजेंट करता हो, बड़ा नंबर बड़ी प्रायोरिटी को रिप्रेजेंट करता हो, या तो फिर ऐसा भी नोटेशन हो सकता है कि छोटा नंबर बड़ी प्रायोरिटी को रिप्रेजेंट करता हो और बड़ा नंबर लोअर प्रायोरिटी को रिप्रेजेंट करता हो। तो क्वेश्चन में ये हमेशा लिखा होगा, क्वेश्चन में ये हमेशा लिखा होगा कि स्मॉलर नंबर हाईएस्ट प्रायोरिटी को रिप्रेजेंट करता है या लार्जर नंबर हाईएस्ट प्रायोरिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं तो मान के चल रहा हूं दैट लेट lower integer value
represent lower priority. ठीक है, तो अगर आपका इंटीजर का वैल्यू छोटा है तो हम मान के चल रहे हैं कि प्रायोरिटी कम। लेट्स एज्यूम कुछ भी ले लो, तो मैंने क्या बोला, जो छोटा नंबर है इसका मतलब दिस इज ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी and this is of हाईएस्ट प्रायोरिटी, क्योंकि मैंने नंबर्स उस तरीके से लिए। ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन। यू, अरे हाँ भैया, जाते क्यों नहीं हो, घर जाओ ना। तो अब आपको अगेन यहाँ पर दोनों गैंट चार्ट बनाने हैं। कौन कौन से? एक तो बनाना है विथ नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग, एक बनाना है विथ प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग। So this is with non-preemptive based scheduling and with preemptive बनाओ करो। यार मुझे कुछ कमेंट वगैरह दिखाई नहीं दे रहे, वापस से मुझे डराया मत करो। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नेट में प्रॉब्लम हो गई, क्या होगा क्या नहीं हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ बोल नहीं रहे, क्या हो रहा है भाई, कुछ तो बोलो। एक तो मेरा वीडियो भी गोल 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 घूम रहा है, दिख रहा हूं मैं आपको? Am I visible to all of you? Can you listen to me? अगर सुन सकते हो तो गैंट चार्ट बनाओ, अगर सुन रहे हो तो गैंट चार्ट बनाओ, है ना? बनाओ फटाफट। दोनों ही केसेस में, प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव। चंद्र प्रकाश, इधर उधर की बातें करोगे ना, रात को सपने में आकर के डराऊंगा, फिर मत बोलना, समझे? यार कुछ तो है, मैं अपने आप को नहीं देख पा रहा। एक सेकंड वेट करना, आप लोग करो, मैं एक सेकंड में आता हूँ।
चलो भाई, कुछ कुछ तो किया है, किसी एक ने आंसर दिया है तो उसको देखते हैं। नॉन प्रीएम्प्टिव वाला आपने बता दिया, P1 P2 P6 P3 P5 P4। देखते हैं। नॉन प्रीएम्प्टिव विल बी क्वाइट इजी, क्योंकि अराइवल टाइम बहुत सीधे सीधे सिंपल उसमें दिए हुए हैं। तो टाइम जीरो पे, सुनना कहानी क्या, प्रायोरिटी कुछ भी हो, प्रायोरिटी कुछ भी हो, टाइम जीरो पे सिर्फ एक ही प्रोसेस है। अगर एक ही प्रोसेस है तो वो शेड्यूल होगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो P1 विल बी शेड्यूल्ड। और कैसी है शेड्यूलिंग, नॉन प्रीएम्प्टिव। तो चचा जान, जब तक कि पूरे के पूरे एग्जीक्यूट नहीं हो जाते तब तक ये सीपीयू को छोड़ेंगे नहीं। इसका मतलब ये छोड़ेंगे आफ्टर टाइम यूनिट 2, ये छोड़ेंगे आफ्टर टाइम यूनिट 2। नाउ व्हाट विल हैपन एट टाइम यूनिट 2, व्हिच प्रोसेस एट टाइम यूनिट 2 टू प्रोसेसेस, कौन कौन सी, P2 and P3 are present in the so among P2 and P3 you will check for the priority, which process is having the highest priority. So the larger number represents the higher priority. So there are two processes at time 2, P2 P3. P2 has priority number 5, P3 has priority number 3. Higher priority is for P5. So sorry, higher priority is for P2. Therefore the next process which will get scheduled is process P2. Again, non-preemptive. For how long does it want to execute? For 4 time units. So it will execute from 2 to 6. It will execute from 2 to 6. Last वाला P4 देखते हैं, आते हैं, है ना। Now at time unit 6, process P2 will also leave the main memory. Now what will happen? At time unit 6, all the processes are present in the memory. So the only thing which you need to look at is the priority. So the which process is having the highest priority? The next process is P6. So the next process which will get scheduled is P6. It will complete its execution in 6 time unit, that is from 6 to 12. At time unit 12, this P6 will leave the memory. Now, among the processes 3, 4 and 5, the highest priority is for process P3. Therefore, the next process which will get scheduled is process P3, wants to execute for 3 time unit. So ये up to 15 execute करेगी। At time unit 15 ये भी बोलेगी मैं जा रही हूँ, टाटा, गुस्सा होंगी। अब बची P4 and P5. Among P4 and P5, the next process to get scheduled will be P5, wants to execute for 5 time units, so it will execute up to time unit 20. At time unit 20, P5 will also leave the memory. At time unit 20, process P4 will be scheduled and it will execute only for 1 time unit, that is up to time unit 20. Clear? 1 2 6 3 5 4 1 2 6 3 5 4 1 2 6 3 5 4 1 2 6 3 5 4. Clear? Chalo bhai. This one was quite easy. Now tell me about preemptive priority based schedule. क्या होगा? What will be the sequence for preemptive priority based scheduling algorithm? बोलो, कर दो भाई फटाफट। सर सेम प्रायोरिटी, देन सुनना, अब कहानी समझना। सर अगर प्रायोरिटी सेम होगी, अगर प्रायोरिटी सेम होगी तो गलती से भी एक काम मत करना। क्या मत करना? गलती से भी बर्स्ट टाइम के बेसिस पे प्रायोरिटी मत देना। क्यों मत देना? बर्स्ट टाइम इज समथिंग जिसकी वैल्यू एडवांस में पहले ही पता नहीं होती। तो आप अगर एक ऐसी चीज को प्रायोरिटी दे दोगे जिसके पता ना होने के चांसेस वैसे ही हैं, तो आप सारी की सारी एल्गोरिथम को नॉन इम्प्लीमेंटेबल बना दोगे। तो बर्स्ट टाइम को कभी प्रायोरिटी नहीं मिलेगी अगर प्रायोरिटी वैल्यू सेम है। अगर दो प्रोसेसेस की प्रायोरिटी सेम है, then the preference will be given to arrival time. If the arrival time is also same, then the preference will be given to process ID. Very good evening, Manish.
अरे भाई हुआ कि नहीं, चलो करते हैं, कुछ मतलब सब मैं ही करूंगा जी। चलो अगेन एक चीज मैनेज करनी पड़ेगी बस। तो देखो सबसे पहले चले टाइम जीरो पर सिर्फ एक प्रोसेस अवेलेबल है मेमोरी में, दैट इज प्रोसेस P1। तो मैं P1 को शेड्यूल करूंगा, देखना अच्छे से क्या होगा। P1 को शेड्यूल करूंगा नाउ, लेट्स चेक कि क्या टाइम यूनिट 1 पर कोई नई प्रोसेस सिस्टम में आती है या फिर एग्जिस्टिंग प्रोसेस कंप्लीट करती है। टाइम यूनिट 1 पर एक नई प्रोसेस सिस्टम में आ रही है, प्रोसेस P2। और प्रोसेस P2 की जो प्रायोरिटी है, सुनना, प्रोसेस P2 की जो प्रायोरिटी है, P2 की जो प्रायोरिटी है वो 5 है, P1 की प्रायोरिटी 4 थी। इसका मतलब P2 की प्रायोरिटी P1 से ज्यादा है, इसलिए P2 अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। इसका मतलब टाइम यूनिट 1 पर P1 का प्रीएम्पशन होगा। P1 ऑलरेडी 1 टाइम यूनिट के लिए एग्जीक्यूट कर चुका है। जो जो चीजें ध्यान रखनी है उनको सोचो। 0 पे P1 का एग्जीक्यूशन हुआ, 1 टाइम यूनिट पर एक नई हायर प्रायोरिटी वाली प्रोसेस सिस्टम में आई, तो P1 का प्रीएम्पशन हुआ। P1 ऑलरेडी 1 टाइम यूनिट के लिए एग्जीक्यूट कर चुका है, इसलिए P1 का जो रिमेनिंग बर्स्ट टाइम है वो सिर्फ बचा है 1, है ना। तो अगली बार जब P1 को एग्जीक्यूशन के लिए मौका मिलेगा तो P1 सिर्फ एक और टाइम यूनिट के लिए चलेगा, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है। Now, at time unit 1, what will happen? At time unit 1, process P2 will be scheduled. Process P2 wants to execute for 4 time unit. Process P2 wants to, अरे यार मैंने वैल्यूज थोड़ी सी इधर उधर ले ली, वरना अच्छा लगता, क्योंकि ये 1 पे आया, ये 5 पे आएगा, तब तक ये खत्म हो जाएगा। अरे यार क्वेश्चन बहुत आसान हो गया तुम लोगों के लिए, क्वेश्चन बहुत आसान हो गया तुम लोगों के लिए, मेरी कुछ वैल्यूज को सही से फोकस ना करने के कारण। चलो एनीवे 1 पे आया, फिर मैंने P2 को बोला P2 विल एग्जीक्यूट P2। सबसे पहले तो ये क्या करेगा, P2 टाइम यूनिट 2 पे चेक करेगा। टाइम यूनिट 2 पे क्या कोई नई प्रोसेस आई? हाँ आई तो, लेकिन उसकी प्रायोरिटी ऑलरेडी रनिंग प्रोसेस से कम थी, तो ये एक और टाइम यूनिट के लिए चलेगा। बोले एक और बार चलता हूं, बोले चलो। क्या टाइम यूनिट 3 पर कोई नई प्रोसेस आई? यस सर आई तो सही, लेकिन उसकी प्रायोरिटी भी ऑलरेडी रनिंग प्रोसेस से कम थी। फिर इसने एक और बार देखा, बोले एक और टाइम चलता हूं, तो इसने एक और टाइम यूनिट के लिए काम किया। टाइम यूनिट 4 पर क्या कोई नई प्रोसेस आई? हाँ प्रोसेस आई, है ना, और उसकी प्रायोरिटी भी आपकी रनिंग प्रोसेस से कम थी। अगर मैं इन तीनों में से किसी एक की प्रायोरिटी को इस रनिंग प्रोसेस की प्रायोरिटी से ज्यादा बना देता तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता, बट मैं ऐसा नहीं कर पाया। सो है ना सर, आप में तो कोई आता हूं तुम्हारे पास, ठीक है। फिर टाइम मिनट 5 पर ये चेक करेगा, लेकिन क्या आप एक और इंटरेस्टिंग चीज समझ रहे हो, टाइम मिनट 5 पर ये नई प्रोसेस आ गई है जिसकी प्रायोरिटी ऑलरेडी रनिंग प्रोसेस की प्रायोरिटी से ज्यादा है। अगर ये प्रोसेस नहीं आती, अगर ये प्रोसेस नहीं आती तो भी टाइम मिनट 5 पर प्रोसेस P2 सिस्टम को छोड़ देता। क्यों? क्योंकि प्रोसेस P2 को सिर्फ 4 टाइम मिनट के लिए एग्जीक्यूट करना था, और जब ये 4 टाइम मिनट के लिए एग्जीक्यूट कर चुका होगा तो ये सिस्टम को छोड़ देगा, नो मैटर ये हायर प्रायोरिटी वाली प्रोसेस आती है या नहीं आती है। समझ गया ना बात को? तो क्या होगा, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा, अब सीक्वेंस क्लियर है, क्योंकि सारी की सारी प्रोसेसेस मेमोरी में आ चुकी हैं। टाइम यूनिट 5 पर सारी की सारी प्रोसेसेस मेमोरी में आ चुकी हैं, तो कहानी बहुत सिंपल, क्या सीधे सीधे आप प्रोसेसेस को उनकी प्रायोरिटी के बेसिस पे शेड्यूल कर दो। तो सबसे पहले कौन शेड्यूल होगा? P6 शेड्यूल होगा। P6 कितनी देर के लिए एग्जीक्यूट करना चाहता है? 6, तो ये चलेगा 5 11। इस P6 के बाद कौन होगा? P6 के बाद हायर प्रायोरिटी है वापस से P1 की, सो P1 विल बी शेड्यूल्ड। P1 को सिर्फ कितना और टाइम के लिए रन करना है? P1 को सिर्फ एक और टाइम यूनिट के लिए रन करना है, तो ये सिर्फ 11 to 12 चलेगा। ठीक है, उसके बाद जो नई प्रोसेस आएगी वो होगी P3। P3 को कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट करना है? 3 के लिए, सो इट विल एग्जीक्यूट फ्रॉम 12 to 15। फिर आएगी आपकी P5।
P5 wants to execute for 5 time minutes, that is up to time minute 20, and then P4, and this P4 want to execute only for 1 time minute, that is up to 21. So sorry मैं अच्छा क्वेश्चन बना नहीं पाया, लेकिन कॉन्सेप्ट बता पाया कि क्या चीजें, एक आध क्वेश्चन और कर लेंगे, नथिंग रॉन्ग विद दैट। तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा वैल्यूज को चेंज कर देना चाहिए था, मुझे उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। अब मनीष तुम्हारे डाउट को सुनता हूँ, बीच में बोल रहे थे तुम, प्रतिज्ञा बैच में मैं डीएमजीटी पढ़ रहा हूँ रिकॉर्डेड, बट कुछ डाउट्स हैं, कैसे सॉल्व हो पाएंगे? मनीष, अगर तुम प्रतिज्ञा बैच में डीएमजीटी पढ़ रहे हो और अगर आप मेरे वाले कोर्स से जो मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं अगर उनको देख रहे हो और अगर आपको डाउट है तो कैसे सॉल्व हो पाएंगे? वो सारे डाउट आप लोगों के जितने भी जीवन में डाउट है ना, सारे कल से सॉल्व। सॉरी मनीष, जितने भी आपके जीवन में डाउट्स हैं सारे कल से सॉल्व होंगे। मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, फोन यूज नहीं कर रहा था, सब खत्म कर दिया था, टूटा हुआ भी था तो मैंने सही कराने में भी फोकस नहीं किया, अभी दिया है तो हो जाएगा, कल से देखते हैं। ऐप में कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जहां हम अपने डाउट सेंड कर सकें? ऐप में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। ऐप में प्रोसेस तो है जहां पर आप डाउट को सेंड कर सकते हो, लेकिन वहां पर आप सिंसियरली मतलब बहुत अच्छे तरीके से डाउट अपना रख नहीं पाओगे, है ना। तो मैं टेलीग्राम पे ही उस चीजों को स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अगर टेलीग्राम पे स्टार्ट होगा तो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी, उसका मतलब कुछ अगर वॉइस नोट भी भेजना है, कोई ऐसी चीजें भी भेजनी है, तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू सेंड। देयरफॉर मैं जितने भी आपके डाउट्स वगैरह की प्रोसेस है वो टेलीग्राम ग्रुप पे ही लूंगा, तो इन अ डे, इसका मतलब कल तक मैं आपकी वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। चतुर्थलिंगम इज सेइंग, सर व्हेन विल यू रिज्यूम डीएमजीटी, प्लीज रिप्लाई। अभी ये क्लास चल रही है, इस मंथ के एंड तक मैं, इस मंथ मतलब 4-5 दिन है इसमें, तो इस मंथ के एंड से पहले मैं डीएमजीटी यूट्यूब वाला जो चल रहा था उसको रिज्यूम कर दूंगा, मंथ एंड से पहले। अभी ये प्रोसेस थोड़ा सा हो जाए, क्योंकि अभी दोनों चीजें यूट्यूब पे चलाना मुश्किल हो जाएगा। लाइव वेब की क्लास सेग्रीगेट हो जाए, यूट्यूब वाला, ये वाला जो एक्चुअल में ये वाला यूट्यूब चल रहा है, कौन सा वाला, ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारा यूट्यूब पे चल रहा है, तो ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम 2-3 दिन में यूट्यूब से हट जाएगा, और वो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, उसके अंदर आपको बुरा मानने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये चीज 2-3 दिन में हो जाएगी, जैसे ये 2-3 दिन में होगी उसके बाद हम उस जगह पे डीएमजीटी को बिठाना शुरू कर देंगे। ठीक है भाई लोग, चलो। तो आई होप इसमें किसी को डाउट है? हाँ, जो भी बोल रहा है सर 6 कॉन्टेक्ट स्विचेस होगा, सर इज दिस वर्कबुक सफिशिएंट फॉर प्रैक्टिस, डीपीपी मिलेंगी, आकाश डीपीपी मिलेंगी। सबसे पहली चीज तो ये समझो, जब तक आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग नहीं हो जाते तब तक क्वेश्चन के पीछे मत भागो। एक सबसे बड़ी दिक्कत पता है स्टूडेंट्स की क्या होती है? सर आपने आज ये पढ़ा दिया, मैं इसके क्वेश्चन लगा लेता हूँ, सर आपने आज ये पढ़ा दिया, मैं इसके क्वेश्चन लगा लेता हूँ। डोंट डू इट, रिवाइज माई नोट्स एटलीस्ट ट्वाइस, और वो भी तब जब वो पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। एटलीस्ट जब सीपीयू शेड्यूलिंग पूरी कंप्लीट हो जाए, तो सीपीयू शेड्यूलिंग के कंप्लीट हो जाने के बाद सीपीयू शेड्यूलिंग को एटलीस्ट एक बार तो प्रॉपर तरीके से और एक बार थोड़ा स्पीड में रिवाइज करो, और फिर सोचना कि मुझको क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। तो भागो मत, भागने से कोई फायदा नहीं होगा आपका। चलो, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, काम करते हैं। दे लो प्रायोरिटी, पीआईडी, अराइवल टाइम, फास्ट। तो अराइवल टाइम का भी थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज करते हैं। सर यूट्यूब पे पढ़ने की कोई नेसेसरी, समझा नहीं, यूट्यूब से पढ़ने की कोई नेसेसरी व्हेन आई हैव प्रतिज्ञा कोर्स, कोई जरूरत नहीं है बाबा। अगर आपने प्रतिज्ञा कोर्स ले चुका है तो आपको यूट्यूब पे आने की कोई जरूरत नहीं है ना। मतलब वैसे आप दोनों, अगर लाइव क्लासेस दोनों जगह चल रही है तो आप उसको कर सकते हो, अदरवाइज अगर थोड़ा सा टाइम सही जगह पे लगा, कुल मिला के कहना ये है ना, तो वहां जाओ, जो कोर्सेज हैं, जो ऑनगोइंग कोर्सेज हैं वो करो,
जो आगे आने वाले कोर्स हैं, अगर आपको उसमें किसी में लगता है कि मैं इस कोर्स में थोड़ा सा वीक हूँ, तो पहले उस कोर्स की क्लासेस लाइव वेब पे शुरू हो, उससे पहले पिछले साल के रिकॉर्डेड देख लो, ताकि आपके दिमाग में एक ओवरव्यू रहेगा, एक पिक्चर बनी रहेगी। तो जब वो वाली चीज आपके सामने वापस से कोई भी टीचर जब पढ़ाएगा तो आप उससे पूछ पाओ। उस चीज के ऊपर फोकस करो, इन सब चीजों के ऊपर नहीं। सर ठीक है, चलो तो देखते हैं, प्रायोरिटी की वैल्यू ले लेते हैं। ये क्वेश्चन 1 2 3 5 6, अराइवल टाइम भी चेंज कर दो। अब बस टाइम कुछ ऐसे चूज करने चाहिए कि आपको कुछ ना कुछ इधर उधर तोड़ने को मिले, है ना। 8 एक पे जाएगा, ज्यादा सोच। बड़ी वैल्यू रखे थोड़ी। एक एक में करो। चलो, तो दिस इज योर हाईएस्ट प्रायोरिटी। कहाँ छोटे, ये रहे छोटे। दिस इज योर लोएस्ट। दोनों तरीके से सॉल्व करो। कैप्चर किया, किशन। वीकली टेस्ट बाकी सारे कोर्सेज का हो रहा है, तो हमको भी लेना ही पड़ेगा, है ना। बट मैं अपने कन्वीनियंस से लूंगा यार। देखो, जबरदस्ती नहीं करूंगा टेस्ट के लिए। अगर आपको लगता है ना कि सर वीकली टेस्ट लेना है ले लो, तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। हो सकता है मैं 2 वीक में एक बार लूं, हो सकता है 1 वीक में 2 बार ले लूं। अगर मुझे ऐसा लगता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम इतना पढ़ चुके हैं कि अभी टेस्ट होना चाहिए, तो हम लेंगे। अगर लगता है कि अभी टेस्ट की जरूरत नहीं है, अभी कॉन्सेप्चुअल लेवल पे चीजों को और समझने की जरूरत है, तो नहीं लेंगे। चतुर्थलिंगम, देखो ऐसी ऐसी डिमांड्स मत करो जो फिर उन लोगों को बुरी लगे जिन लोगों ने थोड़ी सी मेहनत की है। यस ऑब्वियसली, एबी डिविलियर्स जो कह रहा है उसको देख लो। ऐसे लोग जिनको लगता है कि सर कोर्स को खरीद पाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो वो इस चीज के ऊपर भी फोकस करें कि अगर कोई ऐसी क्लासेस चल रही है जिसके अंदर आपको फुल कोर्स मिल रहा है, तो आप उन फुल कोर्स वाली क्लासेस को बिल्कुल मिस ना करें, कि अगर आपके पास आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है वो वाली चीज। वैसे एक चीज बताऊं, बोलना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मॉनेटरी जो भी लोग सोच रहे हैं ना, आई अंडरस्टैंड दैट मनी इज इम्पॉर्टेंट, कि आप उसको वेस्ट नहीं कर सकते, बट व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज टाइम एंड योर करियर। तो लाइक, अब मैं आपको इसमें अपना क्या ही ओपिनियन दूं, क्योंकि आप सब लोग समझदार हो, आप सब लोगों को पता है कि सर मतलब ये चीज इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन what amount of this can eventually be compared with your career or your 1 year। अगर आप ऐसा बोलो कि सर इस बार नहीं होगा तो एक साल ड्रॉप ले लूंगा, है ना, तो कई बार फाइनल ईयर में जो बच्चा है वो ऐसी गंदी गंदी बातें सोच लेता है कि सर इस बार मैं अपने लेवल पे ट्राई करता हूँ। थर्ड ईयर वाला बच्चा ऐसी बात सोच लेता है कि मैं इस बार अपने लेवल पे ट्राई करता हूँ, फिर अगले बार मैं उसको परचेस करूंगा अगर मुझसे इस बार अच्छा नहीं हो पाया तो। मैं आप में से किसी चीज को प्लीज आई मीन ट्रस्ट मी कि अगर मैं एज अ गेट एस्पायरेंट ही आपको इस चीज को समझाने की कोशिश करूं, तो मैं सिर्फ
उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। बिल्कुल भी ये मत सोचना कि मैं प्रमोशन के लिए या किसी उस कॉन्टेक्स्ट में आकर के ये चीज बोल रहा हूँ। बट आई जस्ट वांट वन सिंपल थिंग कि आप में से कोई भी ये 15 या 20,000 रुपए के लिए 6 महीने बाद रिग्रेट ना करे कि यार उस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर मैंने वो दे दिए होते तो मैं आज 1,000-1,500 पे आकर के रुक गया, 1,000-1,500 रैंक पे आकर के रुक गया। दोनों ही केस में करना है, प्रिएम्प्टिव में भी करना है और नॉन प्रिएम्प्टिव में भी करना है ना। चूज बेस्ट। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ आपको सजेस्ट उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चूज बेस्ट। आपको लगता है ना कि ये सर ये आपसे पढ़ना है तो आपसे ये कहीं से पढ़ना है, तो ये सारी चीजें इस तरीके से करो जो भी आपको दे सकता है, जो भी आपके लिए अफोर्डेबल हो। उसमें एक्चुअल में क्या है, एक प्रोसेस बन जाती है। आप लोगों को मैंने देखा है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको मैं आज से नहीं देख रहा हूँ। आप लोग कंटिन्यूअसली यूट्यूब के अंदर आते हो, कंटिन्यूअसली यूट्यूब के अंदर अपने सेशंस अटेंड कर रहे हो। बट टेल मी कि जिन लोगों ने ये चीज की है, उन्होंने 6 महीने में, 5 महीने में, जितने भी टाइम उन्होंने यूट्यूब देखा है, क्या वो किसी सब्जेक्ट को पूरी तरह से कंपाइल कर पाए हैं? या तो फिर इस तरीके से देखो कि 5 महीने में जितने सब्जेक्ट कंपाइल हो जाने चाहिए थे एक प्लेस पर और उनका कंप्लीशन हो जाना चाहिए था, क्या वो एक्चुअल में हो पाया है ना? और एक टॉपिक किसी टीचर से पढ़ लिया, दूसरा टॉपिक किसी टीचर से पढ़ लिया, तीसरा टॉपिक किसी टीचर से पढ़ लिया, तीनों के एक्सप्लेनेशन के तरीके में डिफरेंस है, तीनों के एक्सप्लेनेशन के तरीके में डिफरेंस है। एक टीचर आकर के दूसरे पढ़ाए हुए टीचर के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हिलाना शुरू कर देता तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन आना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। एवरी टीचर इज गुड, मैं हर टीचर की रिस्पेक्ट करता हूँ। एवरी टीचर इज गुड, कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना समझने की चीज है कि आप किसी एक के ऊपर टिक जाओ बॉस, भागो नहीं। चलो देखते हैं, करते हैं इसको। वो इंटेंशन नहीं है मेरा जो आप लोग सोच रहे होंगे, वो उस इंटेंशन से मैंने ये स्टेटमेंट नहीं बोला है। मेरे लिए लोगों का, बच्चों का करियर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो अगर आप उस चीज को समझो तो थोड़ा सा मेरी बातों को सेंसिबली लेना, वरना योर विश। मैं नॉन प्रिएम्प्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, लेट्स स्टार्ट एट टाइम 0 पर कोई प्रोसेस है क्या? देखो, टाइम 0 to 2 तक कोई प्रोसेस सिस्टम में आई ही नहीं, तो यहाँ पर कोई शेड्यूलिंग नहीं है। एट टाइम 2 बताओ क्या हुआ? एट टाइम 2 प्रोसेस P4 आ गई। एट टाइम 2 प्रोसेस P4 आ गई, तो प्रोसेस P4 को ले लिया। कब तक चलेगी? सबसे पहले टाइम 3 पे देखो। टाइम 3 पे कुछ नया आया क्या देखना। टाइम 3 पे इसका जो रिमेनिंग टाइम है वो बचा है 3। सॉरी, नॉन प्रिएम्प्टिव पढ़ रहे हैं हम पहले, नॉन प्रिएम्प्टिव पढ़ रहे हैं पहले, तो ऐसी गंदी गंदी बातें ना करें तो अच्छा है आपकी सेहत के लिए। तो प्रिएम्प्टिव में पहले चला गया था। तो सबसे पहले कौन सी प्रोसेस आई? एट टाइम 2 प्रोसेस P4 विल अराइव। जैसे ही प्रोसेस P4 आई, आप P4 को जब तक उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक के लिए एग्जीक्यूट करोगे। दैट इज यू विल एक्जीक्यूट इट फॉर 4 टाइम मिनट, दैट इज फ्रॉम 2 to 6। एट टाइम मिनट 6 दिस प्रोसेस P4 will leave the main memory. Now, at time 6, what are the processes which are available in the memory? ये available होगी, ये available होगी, ये available होगी, ये available होगी। Process P1 is not yet available in the memory. ठीक है? So, among 2, 3, 5 and 6, among 2, 3, 5 and 6, the highest priority is for process P3. Highest priority is for process P3. Therefore, P3 को शेड्यूल करूंगा। अगेन नॉन प्रिएम्प्टिव है, कंप्लीट होगी जब तक कि इसकी 3 टाइम मिनट एग्जीक्यूट नहीं हो जाते। इसका मतलब 6 to 9। At time minute 9, all the processes are present in the memory. Now choose based on the priority. सबसे पहले highest है P1 की, तो P1 will execute for what amount of time? 4 unit. Then after P1, the remaining are 2, 5, 6, 6. Among 2, 5 and 6, the highest priority is for P2. So P2 will execute for what amount of time? 5 time minute. It will complete its execution. Among 5 and 6, the highest priority is for P6. So P6 will execute for 5 time minute, that is up to time minute 23. It will complete its execution. And finally, process P5 will complete its execution at time minute 29. यही दिया है आप लोगों ने। 4 3 1 2 6 5, 4 3 1 2 6 5 डन। उसका बताओ मुझको, ये तो ठीक है। प्रिएम्प्टिव वाले का बताओ। शुभेंदु सिंह 4 आएगा, फिर 1 मिनट बच्चा, 4 आएगा, रे 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 रे, फिर 6 आएगा। एक्चुअल में हुआ क्या है,
एक्चुअल में हुआ क्या है शुभेंदु, तुमने इसको 6 ना लिख करके इसका 5 लिख दिया। देखो बेटा शुभेंदु, सिली मिस्टेक, शुभेंदु कोई सिली मिस्टेक हुई है क्या, चेक करना। शुभेंदु कोई सिली मिस्टेक हुई है क्या तो चेक करना। तो मैं बोल रहा हूँ उस चीज को नोटिस करो। नंदिनी, सॉरी नंदिनी, ऐसा नहीं है नंदिनी, ऐसा नहीं है। वी आर सेइंग प्रियम्पटिव। नंदिनी, पहला मैसेज और इतना खतरनाक रिस्पॉन्स। नंदिनी, पहला मैसेज और इतना खतरनाक रिस्पॉन्स। गुलाम गौस, क्या गंदी गंदी बातें कर रहे हो। गुलाम गौस, क्या गंदी गंदी बातें कर रहे हो बच्चा। कहां से P1 चला दिया तुमने, ये तो 7 बजे तक घर आया ही नहीं है। नंदिनी, आपने भी वही गलती की है। आपने कैसे P1 चला दिया, क्योंकि टाइम मिनट 7 तक प्रोसेस P1 तो मेमोरी में रेडी क्यू में आई ही नहीं है। क्या कर रहे हो। थैंक यू चतुर्थलिंगम। समझे आप लोग, क्या ब्लेंडर मार रहे हो यार, ऐसा गंदा 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 मत खेलो यार। सर प्रियम्पटिव का आंसर दिया है। गॉस, सपने में आऊंगा भगवान कसम, मतलब आज दिए बत्ती लगा करके छोड़ना, आस पर हनुमान जी की मूर्ति लगाना और उसके बाद सोना, क्योंकि मैं आऊंगा सपने में। अगर बोलोगे प्रियम्पटिव के लिए, प्रियम्पटिव में होने से क्या है कि अगर प्रियम्पटिव प्रोसेस है तो क्या समय से पहले आ जाएगी क्या प्रोसेस घर पे। अगर प्रियम्पटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज कर रहे हो तो उसके क्रिएट होने से पहले मेमोरी में घुस जाएगी क्या, ऐसा थोड़ी होता है यार। कंप्लीट का लिखा नंदिनी, क्या कंप्लीट होने के लिए लिखा, मतलब मैं समझा नहीं। 1 3 2 6 4 5 1 3 2 6 4 5 क्या कंप्लीट किया है इसमें, मैं समझा नहीं। मुझे प्लीज थोड़ा सा एलेबोरेट कीजिए, आप क्या कहना चाह रही हैं। छी 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 छी, ऐसा करोगे मतलब अब। चलो आओ भैया, सब लोग पधारो हमारा देश। क्या कर रहे हो। समय अभी शुरू हुआ है। 2 घंटे तक पूरी जनता आराम से वेट कर चुकी है, कोई नहीं आया। 2 बजे एक आदमी प्रोसेस P4 को लेकर के आता है, तो एट टाइम 2 प्रोसेस P4 आ गई, तो P4 आ गई घर। क्या होगा, सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे टाइम मिनट 3 पर क्या होता है। टाइम मिनट 3 पर, करेक्ट आकाश, टाइम मिनट 3 पर इसका जो रिमेनिंग टाइम होगा वो बचेगा 3। टाइम मिनट 3 पर, क्योंकि एक टाइम मिनट चल चुकी है तो इसका रिमेनिंग टाइम बचेगा 3। और टाइम मिनट 3 पर एक नई प्रोसेस P6 आ गई है जिसकी प्रायोरिटी है 5, which is higher than the priority of process P4. So the next process which will get scheduled at time minute 3 will be process P6. तो प्रोसेस P4 टाइम मिनट 3 पर प्रीएम्प्ट हो जाएगी और इसकी जगह प्रोसेस P6 रेडी CPU पर चली जाएगी। नाउ विल चेक एट टाइम मिनट 4। अभी ऐसा नहीं करने का, यू विल चेक एट टाइम मिनट 4 क्या हुआ एट टाइम मिनट 4। एट टाइम मिनट 4 प्रोसेस P5 एक टाइम मिनट चल चुकी होगी, इसका लेफ्ट ओवर टाइम होगा 4 टाइम मिनट। टाइम मिनट 4 पर कोई नई प्रोसेस आई क्या, यस सर,
टाइमनेट 4 पर एक नई प्रोसेस P2 सिस्टम में आ चुकी है जिसकी प्रायोरिटी प्रोसेस P6 की प्रायोरिटी से भी ज्यादा है, तो P6 चला जाएगा, बोलेगा मैं जा रहा हूं घर भैया, है ना। तो विल गेट शेड्यूल, प्रोसेस P2 शेड्यूल हो जाएगी। तो मैं देखूंगा टाइमनेट 5 पे क्या होता है। टाइमनेट 5 प्रोसेस P2 का जो लेफ्ट ओवर टाइम होगा वो बचेगा 4, है ना। टाइमनेट 5 पे एक नई प्रोसेस P5 आएगी तो, लेकिन उसकी जो प्रायोरिटी है वो प्रोसेस P2 की प्रायोरिटी से कम है, वो प्रोसेस P2 की प्रायोरिटी से कम है, तो प्रोसेस P2 विल कंटिन्यू। फिर क्या होगा, थोड़े समय और इंतजार करेंगे तो 6 बज जाएगा, तो 6 बजे एक प्रोसेस P3 आ जाएगी जिसकी प्रायोरिटी प्रोसेस P2 की प्रायोरिटी से भी ज्यादा है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर एक और टाइम यूनिट चल चुकी होगी प्रोसेस P2, इसलिए उसका लेफ्ट ओवर टाइम होगा 3। नाउ इसका लेफ्ट ओवर टाइम है 3, एक नई प्रोसेस P3 सिस्टम में आ गई है जिसकी प्रायोरिटी P2 से भी ज्यादा है, इसलिए टाइम यूनिट 6 पर P2 हो जाएगी प्रीएम्प्ट, है ना। और इसके प्रीएम्प्शन के बाद मौका मिलेगा प्रोसेस P3 को, प्रोसेस P3 चलेगी टाइम यूनिट 7 पे, और 7 टाइम यूनिट पे राउडी राठौर आ जाएगा। तो ये बोलेगा बाबा P3 तुम एक टाइम यूनिट चल चुके हो, तुम्हारा टाइम बचा 2, अब तुम भी घर जाओ क्योंकि अब आ गए हैं सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले। और दूसरी चीज क्या हुई, एट टाइम यूनिट 7 सारी की सारी प्रोसेसेस मेमोरी में आ चुकी है। एट टाइम यूनिट 7 सारी की सारी प्रोसेसेस मेमोरी में आ चुकी हैं, और जैसे ही प्रोसेसेस मेमोरी में आ चुकी हैं तो इसके बाद यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग। तो अब क्या होगा, यहां से नॉन प्रीएम्प्टिव की तरह सोच लो, क्या सबसे पहले किसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, प्रोसेस P1 की, तो P1 को एग्जीक्यूट करो। P1 कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट करना चाहती है, 4 टाइम यूनिट के लिए, तो ये चलेगी 7 to 11, ये चलेगी 7 to 11 और ये हो जाएगी खत्म। फिर उसके बाद हाईएस्ट नेक्स्ट प्रायोरिटी प्रोसेस P3 की, P3 का कितना और बचा है, 2 टाइम यूनिट, तो प्रोसेस P3 चलेगी 11 to 13 और ये भी हो जाएगी खत्म। सॉरी दूसरी जा रही है, चली जाएगी। उसके बाद 7 से लोअर प्रायोरिटी कौन है, प्रोसेस P2, तो इसके बाद आएगा प्रोसेस P2 का नंबर, P2 को कितना और चलना है, 3 और चलना है, तो ये चलेगा 13 to 16, ये भी सिस्टम छोड़ के घर। अब जो बचे हैं 4, 5, 6, उनमें से हाईएस्ट प्रायोरिटी P6, तो P6 को मौका मिलेगा, P6 को 4 और चलना है, तो ये चलेगा 20 तक, ये भी सिस्टम छोड़ के घर। अब कौन बचा, 4 and 5, तो अमंग 4 and 5 दी हाईएस्ट प्रायोरिटी इज फॉर 4, सो P4 शेड्यूल होगी, इसको चलना है 3 टाइम यूनिट, तो ये चलेगी अप टू 23 और ये भी सिस्टम छोड़ के चली जाएगी। फाइनली प्रोसेस P5 को मौका मिलेगा आराम से टाइम यूनिट 29 तक, ये अपना काम करेगी और घर चली जाएगी। क्लियर, ओके ओके नंदिनी, आई वाज लाइक कि प्रोसेस P1 से स्टार्ट नहीं हो सकती, तो आई वाज जस्ट लुकिंग एट दी थिंग कि अरे गुलाम भैया आप कंप्लीशन के अकॉर्डिंग लिख रहे हो, आपने मुझको बताया कि आप कंप्लीशन के अकॉर्डिंग लिख रहे हो, बाद में बता रहा हूँ ना कि कंप्लीशन किस अकॉर्डिंग में P1 P3 P2, मैं उसके ऊपर क्यों फोकस करूंगा, मैं तो सबसे पहले ये देखूंगा ना कि आपके आंसर में सबसे पहले लिखा हुआ है कि सबसे पहले प्रोसेस P1 शेड्यूल होगी, मुझे P1 दिखाई दे रहा है, तो मैं P1 देख रहा हूं, तो मैं उसको देख करके रो रहा हूं कि भाई P1 कैसे आ सकती है जब वो सिस्टम में आई ही नहीं है। क्लियर, चलो, सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस। एक काम करते हैं, प्रीएम्प्टिव हो गई, नॉन प्रीएम्प्टिव हो गई, सारी चीजें हो गई, समझते हैं। अब देखना कहानी क्या है, यहाँ पर आकर के हम लोगों को एक और चीज सीखने को मिल गई, हम प्रीएम्प्टिव वाले जो क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व कर सकते। मैं आपको भी काम करता हूँ, क्लास को आज ज्यादा लेंथी नहीं रखूंगा, जो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है उसका डिस्कशन मैं कल करूंगा। क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूं कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, तो आप कल की क्लास में वो क्वेश्चंस ट्राई करके आइएगा, तो हम उन क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और उसके बाद फिर राउंड रॉबिन एल्गोरिथम करके और फिर फाइनली शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को बोलेंगे टाटा बाय बाय। ठीक है, तो कल हमारा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का जो चैप्टर है दैट विल गेट कंप्लीट, सारे के सारे क्वेश्चंस भी ऑलमोस्ट हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ प्रायोरिटी,
This is the question. Priority. This is also of priority. राउंड ऑफ। तो आप ये तीनों क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा 17, 18, 19। 16 मैंने आज करवा दिया है। तो you need to try to solve 3 questions 17, 18, 19। ये तीनों क्वेश्चंस आप ट्राई करके आएंगे। अनीश, आपका नंबर सर के पास होगा, मैं अभी आपको कॉल करवा रहा हूँ, है ना अनीश? तो वहां जाकर के सर से ही बात कर रहा हूँ, आपको कॉल आ जाएगा। कल आपका नंबर ले चुके हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ आई विल चेक दैट, और उसके बाद मैं वो करवाता हूँ। ठीक है अनीश? चलो, तो आप लोगों को ये 3 क्वेश्चंस करके आना है 17, 18, 19। हम सारा कॉन्सेप्ट आज देख चुके हैं। हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो नेक्स्ट का जनरली कोई क्वेश्चन आया नहीं है, उसके क्वेश्चंस में डीपीपी की फॉर्म में आपसे सॉल्व करवा लूंगा। वो वर्कबुक में अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपसे डीपीपी के जो आपसे जो हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो नेक्स्ट के जो और क्वेश्चंस हो सकते हैं वो डीपीपी की फॉर्म में आपसे सॉल्व करवा लूंगा, जो आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, कि ऐसा नहीं है कि आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाओ। तो कल हम ये तीनों क्वेश्चन करेंगे, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या होती है वो करेंगे, और उसके बाद बाकी सारे रिमेनिंग क्वेश्चंस करके शेड्यूलिंग एल्गोरिथम या फिर सीपीयू शेड्यूलिंग वाला जो चैप्टर है उसको कल बोलेंगे टाटा। ठीक है? और उसके बाद वी विल मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट व्हिच विल बी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है ना? सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडेज सेशन। ज्यादा लंबी क्लास नहीं ले रहा हूँ, संडे है, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि संडे को ज्यादा लंबी क्लास लेनी चाहिए थी, बट क्लास का जो रिलेशन है वो कंटेंट से है, दिन से नहीं है। चलो गाइस, सो आई होप सब लोगों को मजा आया होगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज सेशन को एंड करते हैं। हाँ, कौन पूछ रहा था कल? कल कोई तो पूछ रहा था, खतरनाक से कल पूछ रहा था, शायद बोला था फिर किसी और दिन जब टाइम रहेगा तब डिस्कस करेंगे। कौन था भाई? सर विदाउट मैराथन कितने दिन में होगा ओएस? मैराथन लेना क्यों? मैं बोलता रहा हूँ 10 से पहले निपटाऊंगा भाई। मैराथन लेना होगा तो ले लेंगे ना। मैराथन अगर कभी लेने की जरूरत पड़ी ना, तो या तो मैं सिंक्रोनाइजेशन में लूंगा या तो मैं मेमोरी मैनेजमेंट में लूंगा। अगर मैराथन लूंगा तो या तो मैं सिंक्रोनाइजेशन पे लूंगा या तो मैं मेमोरी मैनेजमेंट लूंगा, क्योंकि वो टॉपिक है जहां पर एक अच्छे से चीजों को समझाने के लिए अगर पूरे 8-9 घंटे 10 घंटे का टाइम मिल जाना है तो मजा आ जाता है। ठीक है? और देखो, जल्दबाजी मत करो। एक्चुअल में जितना मैं आपको दे रहा हूं ना, उतना एक दिन में रिवाइज करने के लिए, उतनी कॉन्सेप्ट को एक दिन में समझने के लिए वो सफिशिएंट है। आप उतनी ही चीजों के ऊपर फोकस करो। आप अगर पहली बार पढ़ रहे हो ना, तो आप जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? पहली बार की पढ़ाई में आप जल्दबाजी मत करो। तो डू वी मैसेज यू इन टेलीग्राम फॉर ओएस ग्रुप? भाई पहले मुझे टेलीग्राम चालू कर लेने दो। आपके पास नंबर, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि टेलीग्राम नहीं है तो मैं आपको टेलीग्राम का नंबर दे देता हूँ। मैं आपको अपना टेलीग्राम नंबर दे देता हूँ। अभी उसके ऊपर कोई भी मैसेज जाएगा नहीं, क्योंकि मैंने फोन बंद कर रखा है। आपको समझ में नहीं आता है, अब एक चीज में बात समझते नहीं, आप मुझको जो भी मैसेज करना है वो आप मुझे टेलीग्राम जो नंबर है, आप मुझे 2 नंबर पे टेलीग्राम कर सकते हो। या तो आप मुझे 8085240194 टेलीग्राम, या तो आप इस पे कर सकते हो, इसको भी एक्सेस करता हूँ। और जिस दिन करूंगा दोनों को करूंगा, तो टेलीग्राम इन दोनों में से किसी भी एक नंबर पे कर सकते हो। और व्हाट्सएप इस पे मत करना, तो इस पे नहीं। देख, मतलब ये फैमिली वाला नंबर है तो मैं जनरली इसको बंद करके छोड़ देता हूँ, तो बाद में दुखी मत होना कि सर हमने उस पर कर दिया था। सर आई एम न्यू स्टूडेंट, फर्स्ट लेक्चर बट अंडरस्टूड इनफ टू सॉल्व क्वेश्चंस बाय माय सेल्फ। क्षितिज, जस्ट डू वन थिंग, कि जितने भी हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो सारे, मतलब सारे जो 4 लेक्चर अभी तक हुए हैं उन सबको जाकर के एक बार 1 बाय 1 देख लें। अगर आपने ये फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया है तो मैं आपसे यही एक रिक्वेस्ट होगी कि ये मत सोचो कि सर कल तो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कंप्लीट हो जाएगा, फिर आगे वाली चीज आप करवाओगे तो आगे वाली चीज में शायद पिछले वाली चीजों की जरूरत ना हो ना। मैंने पहली या दूसरी लेक्चर क्लास में सारा का सारा बेसिक बताया है क्षितिज। सो जस्ट मेक श्योर कि जितनी भी चीजें हैं जो अभी तक इस क्लास तक मैंने करवाई हैं
वो सारी की सारी आप जितने भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उससे आगे वाला, इसका मतलब ये टॉपिक तो कंप्लीट हो ही जाएगा कल, आगे वाला जो सिंक्रोनाइजेशन का चैप्टर है उसको कंप्लीट होने से पहले कंप्लीट कर दें, ठीक है। दिस वेरी मच रिक्वायर्ड। क्लियर गाइस? ओके, सो किसी का कुछ नहीं है। सी यू टुमारो, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। और यार गाइस, ये यूट्यूब पे क्या बोलो तुम लोगों को, तुम बोल रहे हो कि सर 2 दिन में आप बंद कर दोगे, बुला करके करोगे क्या? ये भी सही बात है, ज्यादा लोगों करके बुला करके करूंगा क्या जब 2 दिन बाद में खुद ही बंद कर दूंगा, है ना? कोई दिक्कत नहीं। तो जितना आपको मिल रहा है, मैंने आप लोगों से कमिट किया था सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम तक, तो मैं एटलीस्ट आपको पूरा कंप्लीट करवाऊंगा ही। तो कल आपकी क्लास कंप्लीट हो जाएगी, कल आपकी क्लास कंप्लीट हो जाएगी सीपीयू शेड्यूलिंग वाली। तो that we'll see. अनीश सर, when will discrete start approx? कहाँ की बात कर रहे हो? डिस्क्रीट यूट्यूब के ऊपर बात कर रहे हो या लाइव वेब में बात कर रहे हो? तो तुम 2 जगह के स्टूडेंट हो गए, तो तुमने शायद ऑपरेटिंग सिस्टम लिया है। अगर तुमने सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम लिया है तो तुम मुझसे पूछ रहे हो कि डिस्क्रीट अप्रोक्सीमेटली कब शुरू होगा, तो मैंने बोला मंथ एंड तक शुरू हो जाएगा। तो मैंने बोला मंथ एंड तक शुरू हो जाएगा। विपिन गुर्जर, कब तक मिलेगा? क्या मिलेगा भाई? मैं क्या देने वाला हूँ? मुझे क्या देना है? विपिन गुर्जर, क्या देना है मुझको? क्या मुझे कुछ देना है आपको? कुछ है क्या जो मैंने ले रखा हो आपसे और मैंने नहीं दिया हो? कब तक मिलेगा भाई? क्या देना है? मैंने हो सकता है अभी कुछ बोला हो कि ये मिल जाएगा आपको क्या? अच्छा, कल लास्ट से नहीं, अभी मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कल लास्ट से यूट्यूब पे सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम तक कंप्लीट करवाऊंगा, इतना डन है। सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का कंप्लीट करवाऊंगा, इतना डन है। सिंक्रोनाइजेशन आई विल प्लान कि मैं कितना दे सकता हूँ, पूरा तो नहीं दूंगा। सिंक्रोनाइजेशन आई विल प्लान कि मैं कितना दे सकता हूँ, पूरा डेफिनेटली नहीं दूंगा, क्योंकि मैं इधर जो साइड में जो मेरे पास 2 चैट चल रही है ना, मैं राइट वाले में जितने भी लोग चैट कर रहे हैं उनको चीट नहीं करूंगा, तो इसलिए मैं पूरा तो सिंक्रोनाइजेशन नहीं दूंगा, इतना आप मान के चलो। बट स्टार्टिंग में आई विल ट्राई कि जितना सिंक्रोनाइजेशन को कहीं और से समझने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपके हिले हुए हैं वो जितने जरूरी हैं वो आपको मैं देने की कोशिश करूँ, ठीक है। डोंट टेक इट अदरवाइज। जितना आपको सिंक्रोनाइजेशन किसी और से अच्छे से समझने के लिए जरूरी होगा ना कि ये चीजें आपको अगर पता हो तो आप सिंक्रोनाइजेशन ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे, उतना मैं आपको दे दूंगा, उतना मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। चलो, so that will be all for this particular video. Thank you very much. Bye bye. Take care.